बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, कतर में आज भी इसराइली हमले के बादल, स्याह बादल धुएं के उठते रहे। कतर पर हमले से सवाल पैदा हो गया है, दो सवाल पैदा होते हैं जो आज मैंने सवाल करने हैं और इसके जवाब नाज़रीन ने देने हैं। पहला तो ये कि कतर के जो अमीर हैं शेख तमीम बिन हमद आल सानी और ये बेटे हैं शेख हमद सानी के, जो 2013 में कतर के अमीर बने और उस वक्त से लेकर मिडल ईस्ट में आज तक अमेरिका के सबसे बड़े इत्तेहादी हैं और इन्वेस्टर भी हैं। अभी हाल ही में जब अमेरिकी सदर ट्रंप ने कतर का दौरा किया सऊदी अरब के बाद, तो 1.5 ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट ट्रंप वहाँ से हासिल करने में कामयाब हो गए। इतना बड़ा इत्तेहादी कतर है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका का जो बगलगीर बच्चा है इसराइल, उसने इस पर कतर पर हमला कर दिया और हमास के नाम पर किया कि हमास के जो रहनुमा है, हालांकि हमास की क़यादत जो है वो इस वक्त मेन क़यादत तो आपको पता है अल्लाह को प्यारी हो चुकी है इनके हमलों में। अब अमेरिका कहता है कि कतर पर हमला, अमेरिका पर हमला तस्वर किया जा रहा है। अमेरिका ये भी कहता है कि हाँ, ये तस्लीम करता है कि इसराइल ने उसे कतर पर हमले की इतला दी, लेकिन उस वक्त तक जो तैयारे थे वो उड़ चुके थे इसराइल और आ चुका था अपने बमबार तैयारे। और इससे एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि अगर इसी तरह इसराइल करता रहा और इसराइल से अमेरिका का सबसे मिडल ईस्ट में बड़ा इत्तेहादी कतर महफूज नहीं, तो क्या आइंदा दिनों में इसराइल से अमेरिका महफूज हो सकेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है नाज़रीन, इसका जवाब मैंने आपसे लेना है। इस वक्त की कतर पर इसराइल के हमले की जो ताज़ा तीन सूरत हाल है वो ये है कि हमास के तर्जमान के मुताबिक इसराइल के दावा है कि उन्होंने इस तला पर दोहा जो कतर का दारुल हुकूमत है उस पर हमला किया कि वहाँ पे हमास की क़यादत खलील अल हय्या वगैरह जो है वो मौजूद हैं और एक इजलास कर रहे हैं। और जो हमास के तर्जमान हैं वो ये कह रहे हैं कि तमाम क़यादत जिंदा सलामत है, इसराइली हमले में बमबारी में महफूज रही। लेकिन इसका जो असल महरक़ात हैं दो हैं इस हमले के। एक तो ये है कि वहाँ पे कतर में जो है वो दोहा में मुज़ाकरात हो रहे थे गज़ा में जंगबंदी, इसराइली जंगबंदी के हवाले से, लेकिन इसराइल ने कतर पर हमला करके ये वाज़ह कर दिया है कि वो जंगबंदी नहीं चाहता और वो गज़ा और फ़लस्तीन को लपेटना चाहता है। एक सवाल तो ये है और एक बड़ी वजह तो ये है। दूसरी बड़ी अहम वजह यह है कि कतर पर हमला करके इसराइल ने अपने ग्रेटर इसराइल मंसूबे का आगाज़ कर दिया है। अब ये बड़ा ख़तरनाक है। इसराइल ने पिछले दिनों ग्रेटर इसराइल का मंसूबा और नक्शा जो था वो भी वायरल कर दिया। उस नक्शे के मुताबिक जो हिस्से ग्रेटर इसराइल का इसराइल नेतन्याहू ने दिखाए हैं, अगर वो इस मंसूबे पर अमल दरामद के लिए शुरुआत कर चुका है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसराइल सऊदी अरब का बड़ा हिस्से पर कब्जा चाहता है अपने ग्रेटर इसराइल मंसूबे के तहत। कि उस नक्शे के मुताबिक जो इसराइल ने दिखाया है, सऊदी अरब का बड़ा हिस्सा वो इसराइल का हिस्सा दिखाया उसने, और सऊदी अरब के लिए तबले जंग ये बच चुका है। और उसके उसी नक्शे में उन्होंने यमन का बड़ा हिस्सा उसको भी जो है वो इसराइल का हिस्सा दिखाया है। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। इसके बाद वो इसराइल ने जो अपने नक्शे में यमन का बड़ा हिस्सा दिखाया है, इसके अलावा जो है वो
क्या बोलते हैं, यमन के बाद शाम का एक बड़ा हिस्सा उसने उस मंसूबे का हिस्सा दिखाया है। और ये वाकई अगर बात सच है कि कतर का भी कुछ हिस्सा जो है उस पर भी वो अपने ग्रेटर इसराइल नक्शा जो उसने दिखाया है उसमें शामिल करना चाहता है। अगर ये उसी मंसूबे की नाज़रीन शुरुआत है तो फिर इसराइल से ना यमन महफूज रहा, ना कतर महफूज रहेगा, ना सऊदी अरब महफूज रहेगा, और ना ही जो है वो थोड़ा, मेरा तो ख्याल ये है कि उस नक्शे को अगर थोड़ा सा आगे ले जाएं तो कतर का भी थोड़ी सी जो चंक है वो भी उसका हिस्सा उसने दिखाया है। अब फिर मिडल ईस्ट पे तो ये कब्जा चाहता है जिसकी मंसूबे के तहत चूँकि उसने आगाज़ किया है और उसने हाथ डाला है ईरान के बाद अमेरिका के सबसे बड़े इत्तेहादी मिडल ईस्ट में जो उसके इत्तेहादी हैं कतर पर। और कतर में बैठकर अमेरिका कई सालों से पूरी मिडल ईस्ट पर कब्जा जमाए हुए है और उसको कंट्रोल किए हुए है। आपको याद होगा कि 2016 में जब उसने हिजबुल्लाह और हमास और इस तरह की जो तंजीमें थी उस पर उनके जो बमबारी की, इसके लिए अमेरिका अपने जो सबसे कीमती लड़ाका तैयारे और सबसे महंगे तरीन तैयारे B-52 वो पहली मरतबा अपना अल हदीद एयरपोर्ट्स पर जो उसका जंगी एयरबेस है कतर का वहाँ पे लाया और वहाँ खड़े कर दिए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो अमेरिका ये सच कह रहा है कि उस पर जो कतर पर हमला है वो उस पर हमला वो तस्वर करता है, चूँकि पिछले 2016 से 2013 में कतर के जो मौजूदा अमीर हैं तमीम बिन हमद अल सानी, ये इन्होंने वहाँ पे अमीर बने अपने बाप की जगह, और उस वक्त से लेकर ये जो अमीर साहब हैं कतर के ये अमेरिका के जोली में बैठे हैं, उनकी गोद में बैठे हैं और वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। अभी हालिया का जो दौरा था ट्रंप का, उस वक्त भी जब चूँकि जो ट्रंप है इसको अमेरिका की जो बचाने के लिए, दिवालिया होने से बचाने के लिए $8 ट्रिलियन इसको चाहिए थे, जिसमें से हालिया जब दौरा किया तो सिर्फ कतर ऐसा मुल्क था जिसने ना सिर्फ सोने का जहाज़ देने का ऐलान किया बल्कि $1.5 ट्रिलियन भी अमेरिका की इन्वेस्टमेंट वहाँ पे सरमायाकारी के नाम पर वहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने का अमेरिका में, ताकि उसका दिवालिया होना बच जाए। तो हालात इस वक्त जो ये हैं कि अब जैसा कि कल मैंने प्रोग्राम में नाज़रीन कहा था कि इसराइल के मुंह को खून लग गया है मुसलमानों का, और वो एक एक करके जो है वो मुसलमानों को गिराना चाहता है, वहाँ पे कत्लेआम करना चाहता है। मकसद उसका एक ही है जो नेतन्याहू ने एक अपना ग्रेटर इसराइल का एक नक्शा पेश किया था, उस पर अमल दरामद करने की शुरुआत का आगाज़ कर चुका है, और इससे अब सऊदी अरब भी महफूज होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और इससे सवाल ये भी ट्रंप से सवाल ये भी करना है कि ट्रंप साहब, आप एक तरफ तो ये कहते हो कि मिडल ईस्ट में कतर उसका सबसे बड़ा तादी है, उस पर उसने हमला कर दिया और जूता पड़ा उसके मुंह पर इसराइल के कि हमास के तर्जमान फौरी तौर पर सामने आए और उन्होंने कहा कि हमास की क़यादत जो बची कुची क़यादत है जो मुज़ाकरात कर रही थी इसराइल और फ़लस्तीन में जंग बंदी के, उसको सबूताज करने के लिए कि वो नहीं मानता इसको कि जंग बंदी वो नहीं कहीं भी नहीं कर रहा, इसलिए उस पर हमला किया ताकि अमेरिका को भी पैगाम पहुंचे कि वो उससे भी बड़ा गुंडा है, अगरचे उसका बगलगीर बच्चा है वो। तो इससे तो मैं तो यही कहता हूँ कि क्या सवाल यही है कि ट्रंप से कि क्या अमेरिका अब इसराइल से महफूज रह सके। वो इस तरह से वो हमला नहीं करेगा, वो इस तरह से कि उसके इत्तेहादियों को नुकसान पहुँचाएगा। जब उसके इत्तेहादियों से नुकसान पहुँचाएगा तो दूसरी तरफ चीन और रूस मुतहरक हैं इसके ख़िलाफ़, अमेरिका के ख़िलाफ़, क्योंकि पुराने इत्तेहादी आपको याद है नाज़रीन, पुराने इत्तेहादी जब 9/11 हुआ था तो अमेरिका के जो इत्तेहादी थे वो एक एक करके कनाडा, यूके, फ्रांस, एक एक करके अमेरिका का साथ जो है वो छोड़ रहे हैं। अब उनको जो चीन है इन्वेस्टमेंट करके मोहब्बत के साथ अपने साथ मिला रहा है, और रूस जो है वो अजली दुश्मन है अमेरिका का, वो चाहता है कि अमेरिका फंसा रहे। अब जब उसके जो नए इत्तेहादी हैं 2016 के बाद जो उसके इत्तेहादी बने हैं,
قطر کی صورت میں، سعودی عرب کی صورت میں اگر امریکہ ان کی تحفظ نہیں کر سکتا اور اسرائیل کے شر سے انہیں محفوظ نہیں کر سکتا تو وہاں پہ بھی چین آئے گا اور امریکہ کی چھٹی ہوگی، اور پھر وہ چین کہے گا کہ آؤ میں دیکھتا ہوں کس طرح اسرائیل آتا ہے۔ تو اس حملے سے جو ہے وہ امریکہ کے لیے بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اگر اس نے اپنے اتحادیوں کی سرپرستی چھوڑ دی اور اسرائیل کو نکیل نہ ڈالی تو پھر چین آئے گا اس کی جگہ، اور چین تحفظ دے گا انہیں، اور پھر امریکہ کی مڈل ایسٹ سے چھٹی ہو جائے گی۔ اور مڈل ایسٹ ایسا ہے، ان کے تمام سرمایہ جو ہے وہ قطر ہو، وہ یمن ہو، وہ مصر ہو۔ یہ ایک میں اور بات بتانی تھی کہ مصر کا حصہ بھی اس کا وہ دعوے دار ہے کہ مصر کا کچھ حصہ بھی گریٹر اسرائیل کے نقشے میں دکھایا گیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو بات ہو رہی تھی، بات آخری یہ تھی کہ اگر امریکہ نے ابھی اسرائیل کو نکیل نہ ڈالی تو اس کے یہ قطر اور سعودی عرب جو اتحادی ہیں جن کا بڑا سرمایہ امریکی بینکوں میں موجود ہے، اگر وہ نکال لیں تو امریکہ دیوالیہ ہو جاتا ہے۔ تو اب امریکہ کا قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد بڑا امتحان شروع ہو گیا ہے کہ اگر انہیں اسرائیل کو لگام نہ ڈالی تو مڈل ایسٹ بھی ٹرمپ کے پاس نہیں رہے گا، وہاں بھی جگہ بن جائے گی روس اور چین کی، اور پھر امریکہ ہو جائے گا دیوالیہ، کیونکہ زوال آنا ہے۔ خدا کا بھی ایک جو ہے قانون ہے کہ امریکہ پہ زوال آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی جو اقبال کو دیں اجازت۔